नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चिड़ी गोलीकांड समेत 7 मामलों को वापस लेने पर विचार। गोलीकांड में हुई थी 4 लोगों की मौत। सरकार की तरफ से लोक अभियोजन को लिखा गया पत्र। नई गाइडलाइन में लोगों को राहत। दुकानें खोलने से लोगों में दिखी खुशी। दुकानदारों ने कहा नियमों का पालन करने वालों को नहीं दे रहे सामान। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की कोशिश। हजारीबाग में हफ्ते में 3 दिन कैंप लगाकर लेने का फैसला। लोगों को किया जाएगा वैक्सीन लेने के लिए जागरूक। पूर्णिया में डीलरों की मनमानी जारी। कम अनाज देने का डीलरों पर लगा आरोप। भावुकों ने कहा शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। राज्य सरकार अब बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र उस्ताद के खिलाफ दर्ज चिरड़ी गोलीकांड सहित 7 मामलों को वापस लेने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि गोलीकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में योगेंद्र उस्ताद जेल में बंद है। सरकार जिन मामलों को वापस लेने पर विचार कर रही है उसमें बड़कागांव थाना कांड संख्या के तमाम मुद्दे शामिल हैं। सरकार ने इसी मुकदमों की वापसी पर लोक अभियोजक की राय जानने के लिए सरकार की तरफ से लोक अभियोजक को पत्र भी लिखा गया है। और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि अक्सर विवादों में रहते हैं। एक बार फिर उन्हें एक और विवाद की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि विधायक प्रतिनिधि द्वारा बनवाए जा रहे घर को लेकर कुछ राजनेताओं और लोगों ने विवाद खड़ा किया है। इसी को लेकर अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन को कुछ लोग अपना बता रहे हैं, जिस पर अब वो भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कह रहे हैं। वहीं विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि जमीन के कागजातों की जांच कराई जाए। अभी एक सुनील तिवारी जी का मैं ट्वीट देखा कि सपनों का महल हरिजन की जमीन में बन रहा है। सुनील तिवारी जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, वो जमीन सुनील कुमार वकील से लिया गया है। 13 आदमी ने उस जमीन को खरीदा है और जिसमें मैं भी खरीदा हूं 4 कट्ठा। 12 आदमी का नाम नहीं आता है, अब 13वां आदमी का नाम आता है। ऐसा क्यों टारगेट भारतीय जनता पार्टी मुझे बना रहा है, जब वो जमीन को 13 आदमी खरीदा है और उस महिला के पास कोई पेपर नहीं है। अगर पेपर है तो सुनील तिवारी जी, आप उस महिला का पेपर लेकर डीसी के पास उपस्थित हो और मैं जिससे जमीन खरीदा हूं वकील सुनील कुमार से, वो भी पेपर लेकर डीसी के पास उपस्थित हो। मौजा सकड़ोगढ़ जमीन नंबर 65 का जमीन को लेकर के जो मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है, गलत बात कहा जा रहा है, उस संबंध में हम अपना सारा तथ्य को स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिसका एक दस्तावेज मेरे पास है जो कि वैध दस्तावेज है। वो जमीन जमीन नंबर 65 मौजा सकड़ोगढ़ का रजिस्टर 1 में जो अंग्रेज के समय का बना हुआ है, 1919 या 20 में बना है, जिसमें मेरा दादी का नाम है जानकी मुसम्मत का। उसके बाद जब भारत आजाद हो गया तो 1950 के बाद भारत सरकार जो अपनी जमीन का सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद रजिस्टर 2 बनाया। रजिस्टर 2 में भी मेरी दादी का नाम जानकी मुसम्मत दर्ज है वो जमीन का, और वो जमीन का मालगुजारी का टैक्स भी हम लोग देते आ रहे हैं, जिसका रसीद भी मेरे पास उपलब्ध है। और गुमला में चुनरी लैंप्स का उद्घाटन किया गया। लैंप्स का उद्घाटन प्रमुख सुमिता उरांव समेत के एग्रीकल्चर डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी कुमुद कुमार ने किया, जिसमें प्रधान कार्यकारी समिति के अध्यक्ष ने कहा कि लैंप्स की स्थापना से किसानों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ समिति डॉक्टरेट सुभाष सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, किसानों से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। इस दौरान जिला बागवानी विभाग से 50 किसान को नैनवा, कद्दू, भिंडी, टमाटर का बीज निःशुल्क दिया गया।
और हरित क्रांति लाना और किसानों को बाढ़ से बचाने के लिए सिंचाई सुविधा की बात हुई थी, लेकिन अब योजना को बीच में ही छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में बागमती परियोजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन योजना अधूरी रह गई और किसान सिंचाई के लिए दर दर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, कीमत षड्यंत्र पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और कुल मिलाकर कहा जाए तो बागमती परियोजना पर अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिया गया, लेकिन किसानों को सिंचाई सुविधा हासिल नहीं हुई और न ही बाढ़ से राहत मिल सके। सुविधा के लिए तो बनाया ही गया था, लेकिन सुविधा मिल नहीं पाया। 1970 के दशक में इसका निर्माण हुआ था और निर्माण हुआ था तटबंध दिया था ताकि पानी का स्टॉक किया जाए और यहाँ नहर बना करके किसानों को सप्लाई देना था, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि की वजह से इसकी तबादला कर दी गई, जिसकी वजह से आजकल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। 1970 के दशक में इसका निर्माण किया गया था, पर जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया वो धरातल पर बिल्कुल पूरी तरह से न उतर पाया। स्थानीय नेताओं की इसमें गलती है, उनकी लापरवाही के कारण ही ये जो बागमती बैराज बना सिंचाई के उद्देश्य से, लेकिन धरातल पर उतर ही नहीं पाया और आज देख रहे नजारा कि ये खंडर में तब्दील हो गया है। साथ ही मनरेगा के तहत इसमें पेड़ पौधा भी लगा दिया गया है, जिसमें नर्सरियों और उचक्कों का अड्डा बना रहता है और साथ ही बारिश के मौसम में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, बात आपकी सही है। वो जो बिल्डिंग बनी हुई थी सब आज ध्वस्त हो चुकी है, खंडहर के रूप में तब्दील है। अब आगे उस विभाग की, जल संसाधन विभाग की क्या योजना होगी उसके ऊपर निर्भर करता है। ये तो नगर बन के तैयार है, लेकिन कोई उसका यूज नहीं हो रहा है। इस पर प्रशासन, सुप्रीम प्रशासन कुछ कर रही है? नहीं, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। ये दूसरे डिपार्टमेंट की बात होती है। ये बागमती परियोजना संबंधित है और उस विभाग से कोई अगर निर्देश हमको प्राप्त होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और झारखंड सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें लोगों को कुछ राहत मिली है। आपको बता दें कि हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में कई दुकानें खोली गई हैं, जिससे दुकानदारों में काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं बाजारों में काफी भीड़ भी नजर आई। इसी को लेकर बिजली दुकान के संचालक तनवीर सिंह ने बताया कि दुकानें जरूर खुली हैं, लेकिन लोगों को सतर्क रहना जरूरी है और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन ग्राहकों को सामान नहीं दिया जाए। है जिसका नाम रखा है उसने सप्ताहांत विशेष टीकाकरण अभियान। इसमें सप्ताह के 3 दिन लिए गए हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसमें विशेष अभियान चला के मैक्सिमम लोगों को टीकाकरण करने के लिए उनसे आग्रह किया जा रहा है और उसकी व्यवस्था की गई है। इसके लिए जिले लेवल पर अर्बन एरिया में एक बड़ा CVC जिसको कहते हैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें कई वैक्सीनेटर रहेंगे, कई वेरीफायर रहेंगे और 18+ वाले आयु वर्ग वाले और 45+ आयु वर्ग वाले लोगों को अलग अलग एक ही जगह में टीकाकरण की सुविधा यदि उपलब्ध कराई गई है। और इसमें खास करके समाज के विभिन्न लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार ने कैटेगराइज कर दिया है कि प्रथम हफ्ता में किसको देंगे, द्वितीय हफ्ता में किसको देंगे। तो उसके लिए एक खास प्रायोरिटी ग्रुप बना दिया है, जिनको उस दिन टीकाकरण के लिए आगे और टीकाकरण को सफल बनाने के लिए बोला गया है। लेकिन आम जनता हर दिन आएगी और नियमित जो टीकाकरण कोविड का हमारा चल रहा है वो पूर्ववत चलता रहेगा। इसमें लक्ष्य यही दिया गया है कि 7,000 जो है पर डे हमें जिला में करना है इस वैक्सीनेशन को। तो इसको पूरा करने के लिए पंचायत लेवल तक ही इसकी तैयारी चल रही है और हर ब्लॉक में ही इसकी तैयारी चल रही है। तो यही मेरा अभियान है। और झारखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जगह जगह कैंप लगा रही है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। इसी को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने जून महीने के हर हफ्ते में 3 दिन कैंप लगाने का फैसला लिया है, जिसके लिए योजना बनाई जा रही है। है जिसका नाम रखा है उसने सप्ताहांत विशेष टीकाकरण अभियान।
इसमें सप्ताह के 3 दिन लिए गए हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसमें विशेष अभियान चला के मैक्सिमम लोगों को टीकाकरण करने के लिए उनसे आग्रह किया जा रहा है और उसकी व्यवस्था की गई है। इसके लिए जिले लेवल पर अर्बन एरिया में एक बड़ा CBC जिसको कहते हैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें कई वैक्सीनेटर रहेंगे, कई वेरीफायर रहेंगे और 18+ वाले आयु वर्ग वाले और 45+ आयु वर्ग वाले लोगों को अलग अलग एक ही जगह में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और इसमें खास करके समाज के विभिन्न लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार ने कैटेगराइज कर दिया है कि प्रथम हफ्ता में किनको देंगे, द्वितीय हफ्ता में किनको देंगे। तो उसके लिए एक खास प्रायोरिटी ग्रुप बना दिया है जिनको उसमें टीकाकरण के लिए आके और टीकाकरण को सफल बनाने के लिए बोला गया है। लेकिन आम जनता हर दिन आएगी और नियमित जो टीकाकरण कोविड का हमारा चल रहा है वो पूर्ववत चलता रहेगा। इसमें लक्ष्य ही दिया गया है कि 7,000 जो है पर डे हमें जिला में करना है इस वैक्सीनेशन को। तो इसको पूरा करने के लिए पंचायत लेवल तक ही इसकी तैयारी चल रही है और हर ब्लॉक में ही इसकी तैयारी चल रही है। तो यही मेरा अभियान है। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों में अफवाह की स्थिति पैदा हो गई है, जिसका असर कोविड टीकाकरण पर भी देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर सहरसा में सहरसा बस्ती के लोगों ने अफवाह से बचने के लिए बैठक कर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया। बैठक के दौरान जिले के एसपी लिपि सिंह ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की। वहीं एसपी ने कहा कि कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका टीकाकरण है, जिससे कोरोना महामारी को हम हरा सकते हैं और कोरोना से ये जंग जीती जा सकती है। कोविड वैक्सीन के लिए काफी उत्साह है। आज हम लोग सहरसा बस्ती में आए हुए हैं और यहाँ पे भी मोबाइल बात से वैक्सीनेशन जो है नजर जाके कराया जा रहा है। और यहाँ पर बस्ती में जितने भी गणमान्य लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो लोग को हम लोग का एक इंटरेक्शन है क्योंकि सब लोगों ने वैक्सीन ली है और हम लोग सुरक्षित हैं। तो हमारी अपील है लोगों से कि बिना झिझक वैक्सीन लें। कोरोना को हराने का एकमात्र तरीका है और हम लोग मिल करके, मुझे पूरी उम्मीद है कि वैक्सीन लेंगे तो ये जो महामारी है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। वहीं पूर्णिया के बनमखी अनुमंडल की बात करें तो बेला चांद वार्ड नंबर 7 के डीलर अब्दुल गफ्फार और पंचायत के शिवेंद्र कुमार भगत मुफ्त अनाज का बंदर बाट कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी अनाज पर डीलरों ने अवैध कब्जा किया है और हर व्यक्ति 2 किलोग्राम कम अनाज देने का खेल खेल रहे हैं, जबकि खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कम अनाज देने वाले डीलरों की शिकायत करने के लिए अपना एक नंबर भी जारी किया है। इसी को लेकर लाभुकों का आरोप है कि डीलर जबरन कम अनाज दे रहे हैं और डीलर का शिकायत करने पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। कार्ड में कितने आदमी का नाम है?
कितना राशन मिला? 7 किलो। फ्री वाला मिला ना? कार्ड में 8 आदमी का नाम है। हाँ। कितना मिलना चाहिए? 80 किलो। मिला कितना? 64 किलो। 4 आदमी में आप कितना जो करना है करने दीजिए हमको। ये 4 आदमी में आप कितना अनाज देंगे? हम सारा बात बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक बात कीजिए। हाँ ठीक मुख्य सदस्य से लेकर के एसडीओ तक का बात कीजिए, सुनिए ना, डीएम तक का बात। ये बात आप जितना कीजिए हम करेंगे आपसे। हम जितना पूछ रहे हैं हमको उतना नहीं, सुन लीजिए, हम लोगों को भाड़ा किराया लगता है, सुन लीजिए, कमी बेसी आता है, आप चेक कीजिए उस सारा। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ चलान मेरा फ्री वाला माल कम है, पैसा वाला ज्यादा है, जबकि फ्री में बटवाता है। डीलर का पैसा लगा हुआ 10 कुंटल कम है, उस सब लिखिए। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है वो आपने कठिनाई क्या है? ये कठिनाई ये है कि माल जो है बराबर नहीं मिलता है। मतलब सारा सबूत लीजिए, डॉक्यूमेंट लीजिए हमसे। बोलिए। फ्री वाला जो है माल कम मिला है। फ्री वाला भैया पीएमजी मिला है कम, दोनों को फ्री है। हम लोगों का भी माल मतलब कि वो फ्री बट रहा है। क्या नाम है? 4 बटा। कितना राशन दिया है? 16 किलो गेहूँ, 16 किलो चावल। कितना मिलना चाहिए? 40 किलो। 40 किलो। कितना कट गया? 8 किलो। कौन सा पंचायत में रहते हैं? आपका डीलर का क्या नाम है? पंचायत का क्या नाम है? और राज्यों में कई जिलों में जहां एक ओर लोगों ने टीकाकरण को अंधविश्वास से जोड़ दिया है, वहीं दूसरी ओर सिमडेगा के कोनबेगी गांव में टीकाकरण के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह गांव के ही युवा वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धार्थ प्रसाद ने अपने गांव के टीकाकरण केंद्र कोनबेगी में जाकर वहां पर विशेष कैंप में 31 मई को टीका लिया था और उनसे ही प्रेरित होकर उस दिन गांव के 160 लोगों ने टीका लेकर रिकॉर्ड कायम किया था। वहीं अब इस गांव में विशेष टीकाकरण कैंप लगाया गया है, जिसमें अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गांव वालों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बार कुल 190 लोगों ने टीका लगवाया और जो अपने आप में एक ही दिन में किसी भी एक केंद्र में टीका लेने का रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार अनोखी बात ये थी कि गांव के दिव्यांगजनों ने इस बार टीका लगाकर ये रिकॉर्ड बनाया है, जहां दिव्यांग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके ट्राईसाइकिल चलाकर टीका लेने आए। वहीं इस टीकाकरण केंद्र में बीडीओ मनोज कुमार, हाकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी, थाना प्रभारी रेंगारी सुधीर बाड़ा और एएसआई आरबी सिंह दिन भर टीकाकरण केंद्र में मौजूद रहकर लोगों को प्रेरित करते रहे। कोविड-19 वैक्सीन का कैंप लगा हुआ है, जिसमें मैंने इंजेक्शन लिया है। ये हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है, इसलिए आप सबों से अपील है कि आप सब भी वैक्सीन लें। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। समस्तीपुर की एक खबर, जहां पर अपराधियों ने युवक पर तलवार से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर बेहतर इलाज के लिए उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ये बड़ी खबर है समस्तीपुर से, जहां पर बदमाशों ने युवक पर तलवार से हमला कर दिया और तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से दबंग बदमाश जो है हाथ में तलवार लेकर गेट के बाहर खड़े हैं युवक पर हमला करने के लिए। फिलहाल युवक को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच अस्पताल रेफर किया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए समस्तीपुर से हमारे सहयोगी अफरोज आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अफरोज, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि दबंगई का मामला लगातार हम देख रहे हैं कि बिहार से सामने आता रहता है, लेकिन एक बार फिर से समस्तीपुर में दबंगई का मामला देखने को मिला, युवक पर तलवार से हमला कर दिया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी?
जी पूजा, बिल्कुल ये समस्तीपुर में आए दिन जो है दबंगों का जो है कहर जो है जारी रहता है। और अभी ये मामला खुल के समस्तीपुर के पूसा का है। देवपार गांव है, वहाँ जो है कुछ दबंगों के द्वारा जो है एक घर में हमला किया गया है, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। एक की हालत जो है काफी नाजुक थी, जिसको जो है डॉक्टर जो है दरभंगा DMCH रेफर किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पूजा ये बता दें कि समस्तीपुर में इन दिनों दबंगों का कहर जो जारी है और बात बात में हथियार लहराना, हथियार से हमला करना और जख्मी करना, कहीं न कहीं इस पे जो है पुलिस प्रशासन की जो है नाकामी जो है यहाँ पे साबित हो रही है। पुलिस अभी तक जो है इसमें जो है ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। इन दबंगों के द्वारा जो है हमला किया जाता है, जख्मी किया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी रहती है। पुलिस प्रशासन इस पर जो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और अभी जो मामला अभी सामने आया है पूसा से, जो तलवार से जो है बुरी तरह जख्मी किया गया है, तो अभी जो परिजनों का जो है साफ आरोप है कि पुलिस अभी तक इस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं की है। जो है वो खुलेआम जो है वो आरोपी हैं, घूम रहे हैं और फिर जान मारने की धमकी दे रहे हैं उन लोगों को। जी बिल्कुल। अफरोज, इस दौरान हमने ये भी देखा कि बिहार में अपराध लगातार ही बढ़ता जा रहा है और प्रशासन, जैसा आपने बताया, पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है और इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या इसके पीछे का कारण पता चल पाया कि आखिर क्यों अपराधी ने युवक पर तलवार से हमला किया? कारण क्या रहा इसके पीछे? जी पूजा, ये कारण मिट्टी गिराने को लेकर विवाद हुआ था। जो मिट्टी वहाँ पे गिर रहा था और वो ये घर का जो है मकान का काम हो रहा था, उस कारण जो है कुछ दबंग लोगों ने जो है उस घर के सदस्य को मना किया था कि जो है मिट्टी यहाँ पे नहीं गिराएं, यहाँ पे हमारी जमीन है। ये साफ अगर ये मामला अगर समझा जाए तो जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जमीनी विवाद ही सिर्फ जो है पूजा लेके जो है रह नहीं पा रही है, क्योंकि दबंगों के द्वारा अक्सर जो है कभी पिस्टल लहराना, कभी तलवार से वार करना, तो कहीं न कहीं यहाँ पे पुलिस की नाकामी जो है पूरी तरह जो है यहाँ पे पुलिस की नाकामी साबित हो रही है। बिल्कुल अफरोज, काफी ये नासमझी का मामला है और ऐसे में मात्र मिट्टी गिरने के कारण एक युवक पर तलवार से हमला कर देना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है उस युवक पर, जो कि खुद इंसान होकर इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। सूबे में लागू शराबबंदी के कानून के ऐसी तैसी करते हुए एक सरकारी कर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वीडियो में बक्सर नगर परिषद के एक कर्मी ने अपने पड़ोसी को गाली देने के साथ साथ गोली मार देने की धमकी दी। वीडियो में स्पष्ट होता दिख रहा है कि उक्त कर्मी शराब के नशे में धुत है, जिसके बाद इस पूरे मामले में नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद ने जांच करने के साथ साथ उचित कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं अब सोशल मीडिया पर कई लोग इस बात को लेकर नगर परिषद की कार्यशैली पर भी सवाल उठाने लगे हैं। और नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। वहीं सड़क हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ये घटना अज्ञात वाहन द्वारा की गई है, जो कि बाइक सवार दोनों युवक को रौंदते हुए भाग निकले। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना अध्यक्ष विजेंद्र चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया गया है और मामले की जांच भी की जा रही है। मुजफ्फरपुर से एक खबर, जहां पर शराब माफियाओं ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया है, जहां एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद शराब माफियाओं ने हत्या भी कर दी बच्ची की और नाबालिग के शव को सुनसान जगह पर फेंक कर मौके से फरार हो गए। वहीं शव की सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में ले लिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। वहीं अब पुलिस ने आगे की जांच भी शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में एक लड़की के अपहरण का केस दर्ज हुआ था 2 तारीख को, और उसके बाद कुर्नी थाना क्षेत्र से एक डेड बॉडी मिली, जिसकी पहचान उसी लड़की की उसके माता पिता ने कर ली है और अब आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो बॉडी हमने रिकवर की थी उसमें इंजरी भी है उसके फेस पे। ऐसा लग रहा है कि फेस को डैमेज किया गया है और ऐसा लग रहा है कि पहले से उसको मार करके उसमें फेंका गया है। इसीलिए अब केस उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करके उसमें मामला सामने आएगा। सुबह में पब्लिक ऐप देखें, उस पर हम लोग को जब बॉडी बरामद हुआ था तो वही पब्लिक ऐप पे दे रहा था, तो हम लोग कपड़ा के आधार से शक हुआ कि
जो कपड़ा पहन के निकली हुई थी, उसी कपड़ा के आधार पे हम लोग को शक हुआ था। हम लोग मेडिकल गया तो लाश पहचाने, तो वही लाश पहचाने। उसके बाद फिर गार्जियन को यहाँ फोन किया कि हाँ ऐसे बात है। पुलिस कंप्लेन भी किए, कहीं से सहायता अभी तक तो ऐसे नहीं मिला है। और खबर नवादा से, जहां पर सद्भावना चौक के एक निर्माणाधीन टेस्टी फूड प्लाजा नामक होटल में आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई, जिस पर होटल के मालिक अरविंद गुप्ता ने आरोप लगाया है कि ये आग लगी नहीं है, किसी शरारती तत्व ने इस आग को लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या बतावे, हमको बर्बाद कर किसी ने मेरा आग लगाया, लगा नहीं लगाया गया, पार्ट भी लगाया, अलग अलग आगे आग लगा। जब घुसे तो बीच में तो आग था ही नहीं, अब अंदर वाला रूम में भी लगा हुआ है, तो सब जगह अलग जब भी आग जाता है तो सीधे लपटते हुए एक लाइन से जाता है, बीच में आग नहीं है, बीच में आग लगा नहीं है, पिछला रूम में भी लगा हुआ है। इसी से लगा दिया। भगवान ने जैसा सोमनाथ है, भोले बाबा है, देखे सब। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आपको वॉल पुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए? ये लीजिए सकरनी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकरनी वॉल गार्ड। सकरनी वॉल गार्ड रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं दावा है। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARV बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। लसागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना,
मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARV बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे की समाप्ति पर BL संतोष ने ट्वीट कर कोरोना संक्रमण से बचाव को टीकाकरण अभियान की सराहना। यूपी का रिकवरी रेट 57.3% हुआ दर्ज। कोविड संक्रमण के मामलों में पीक से अब तक 96.7% की गिरावट। केजीओ में बढ़ेंगे ऑक्सीजन बेड, तीसरी लहर की आशंका पर तैयारी शुरू। 100 बेड ऑक्सीजन की आपूर्ति वाला करेगी सुनिश्चित। जनपद गोंडा में बच्चों के तालाब में नहाते समय हुई मृत्यु। सीएम योगी ने इस पर व्यक्त किया गहरा शोक। अधिकारियों को तत्काल घायलों का समुचित उपचार कराने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं अंजलि जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर यूपी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने एक और ट्वीट करके उत्तर प्रदेश के नेतृत्व बदलाव की अटकलों को गलत साबित कर दिया है। इससे सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों को तगड़ा झटका लगा है। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे की समाप्ति पर BL संतोष ने ट्वीट करके कोविड संक्रमण से बचाव को टीकाकरण अभियान की सराहना की और बच्चों की बेहतर देखभाल होने की उम्मीद भी जताई। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने का फैसला किया है। ये समझदारी भरा कदम है। इसके आधार पर यह तीसरी लहर आई तो वह सब बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी।